स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ लेके आया हूं क्लास 8 का टॉपिक फिजिक्स। हीट ट्रांसफर है टॉपिक का नाम। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। तो टॉपिक बहुत सिंपल है, हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर में जो बात करी गई है पूरे हीट को लेके नहीं करी है, जिसमें आपका मेल्टिंग, फ्रीजिंग इसकी बात होती है। साथ ही साथ इसमें बात करी गई है कि कैसे कोई बॉडी को जब आप हीट देते हो तो उसमें चेंजेस आता है। तो यहाँ पे हम एक बात पढ़ेंगे कि कभी भी किसी बॉडी को जब हीट देते हो तो वो एक्सपेंड करती है। मोस्टली बॉडीज एक्सपेंड करती है और एक बॉडी नहीं करती, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हीट ट्रांसफर, कि अभी किसी बॉडी को आप हीट ट्रांसफर करते हो तो उस बॉडी में क्या चेंज आता है या वो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनती है, कोई भी बॉडी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से मिलकर बनती है। तो उनमें हर बॉडी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रखना चाहती है। बट जैसे आप उसे हीट देते हो तो क्योंकि कोई बॉडी जब रेस्ट स्टेट पे होती है या मैं बोलूँ सबएटॉमिक स्टेट पे भी वो रुकी हुई दिखाई देती है, बट हल्की फुल्की वो वाइब्रेट करते हैं। नहीं, इवन अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो दिस इज योर सॉलिड। कई बार अपने बुक्स में देखा होगा, क्लास 8 की बुक्स में इस तरीके से हम सॉलिड बनाते हैं। लिक्विड के केस में सेम ऐसी होगा बट थोड़ा सा दूर दूर बना देंगे, ठीक है। और गैसेस के केस में शायद एक या दो ही मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाई दे। तो मॉलिक्यूल्स इसमें सॉलिड के केस में बहुत फ्री टू मूव नहीं होते हैं, लिक्विड के केस में काफी हद तक फ्री टू मूव हो जाते हैं क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी टूट जाती है। इस बाइंडिंग एनर्जी के टूटने का रीजन होता है जब आप उसे हीट देते हो तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन वो उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ देते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। लिक्विड स्टेट को जब आप कंटिन्यू हीट देते हो तो वो उस लिक्विड स्टेट से चेंज हो जाती है आपकी गैसेस स्टेट में। हम चेंज की बात नहीं कर रहे जो कि स्टेट चेंज है, हम बात कर रहे हैं उनके एक्सपेंशन की। इस चैप्टर में जो क्लास 8 का जो चैप्टर है इसमें हम जो बात करेंगे दैट इज बिटवीन जो चेंज इन एक्सपेंशन, यानी जो हीट दी उसकी वजह से एक्सपेंशन में क्या चेंज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी टूटती है तो बाइंडिंग एनर्जी टूटने से पहले एक्सपेंशन पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है बच्चों? एक्सपेंशन पीरियड। यानी जब आप हीट देते हो तो आप देखोगे कि वो बॉडी अपनी जो भी लेंथ है, जो भी डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अभी हम पढ़ेंगे, उसमें वो फैलती है, उसमें चारों तरफ। क्योंकि इमेजिन करो अगर आप पानी को बॉईल करते हो तो वो धीरे धीरे ऊपर आता है, चाहे उबालते हो वो ऊपर आते हैं क्योंकि वो एक्सपेंड करती है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के। तो अगर इतनी जगह लेना मांगते हैं तो वो अब और ज्यादा जगह लेना मांगेंगे। तो जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बम्बार्ड करते हैं तो वो दूरियों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहां पे सबसे पहली चीज, जब क्योंकि हम हीट के बारे में बोलेंगे और यहां पे सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस बता रखा है वो बता रखा है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में चेंज की बात करिए। तो देखो, बॉइलिंग एक जो फिनोमेना है एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? फिक्स टेम्परेचर पे होता है। और इवेपोरेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता। इवेपोरेशन कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को हम ट्रिपलेट पॉइंट भी बोलते हैं। आपने अलास्का पे या आर्टिक ओशंस की वीडियोस देखी होंगी, वहां पे जो हवाएं चलती है आपको क्या लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके पानी इवेपोरेट होता है? नहीं, उस वक्त जब आपकी हवा चलती है इसका मतलब जो वहां की विंड है या जो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 0 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज फॉर्म में होकर इवेपोरेट हो रहे हैं। तो क्या इवेपोरेशन का रीजन सिर्फ हीट होता है? नहीं, उसको कहीं से भी एनर्जी मिले, दैट कैन बी फ्रॉम विंड एनर्जी, दैट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। तो कहीं से भी उसे एनर्जी मिली और वो उस बाइंडिंग स्टेट या उस लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपराइज फॉर्म में आ गया, दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। इसलिए इवेपोरेशन कोई भी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, वहीं पे बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। पूरी बॉडी को एक साथ टेम्परेचर को रेज करके फिर वो एक साथ इवेपोरेट होता है, ठीक है। बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है, वहीं पे इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है। और बॉइलिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी कूलिंग बट इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करती है।
जब कोई चीज में से इवेपोरेशन होता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग गर्मियों के दिनों में उनकी सब्जियां खराब ना हो जाए तो वो उसमें पानी फेंक के रखते हैं, जिससे जब पानी इवेपोरेट होगा तो उस चीज को वो ठंडा करेगा। कूलर्स में जो घास लगाते हैं जो चारों तरफ, उसमें पानी जाता है और पानी से हवा आती है, वहां पे भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। इसके बाद हम चलते हैं आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की मैं दो डेफिनेशन बोलूंगा। तो देखो, टेम्परेचर इज अ इंडिकेटर कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन इसके बेसिस पे आती है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द डिग्री मतलब कोई बॉडी कितनी गर्म है वो बताता है टेम्परेचर। अब हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच बेसिकली डिफाइंड विद द indicates the kinetic energy of the atom or molecules। ठीक है, तो हीट जो बेसिकली रिलेट करती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करती है। भैया क्लास 8th में आप अभी फिलहाल इसी लेवल के आप समझिए। ठीक है, इसके बाद हीट ट्रांसफर क्या होता है? तो एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, बट ये कब होता है? जब दो बॉडी को आप मिक्स करते हो, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी। तो क्यों हीट ट्रांसफर होती है? क्यों एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई बॉडी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और कोई बॉडी का बहुत कम टेम्परेचर है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट? टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं इस बात समझ में आई होगी। ओके, हाउ डज द हीट transfer take place? Because there is a change in temperature. When the temperature becomes same, there will be no change of heat. ठीक है, ओके, नाउ द थर्मल एक्सपेंशन। नाउ द टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मैंने बताया, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, कहीं से गर्मी मिलना, हीट मिलना, और एक्सपेंशन मतलब का वर्ड का मतलब होता है एक्सपैंड होना। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर देयर इन योर सिलेबस। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, superficial, which is also known as aerial expansion, and one is your volumetric expansion। ठीक है, so linear expansion, तो कोई भी बॉडी को जब आप हीट देते हो तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बट उस वक्त होता क्या है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन वो अपनी ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा फैल जाते हैं, और इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन यू गिव हीट टू द बॉडी एंड बॉडी एक्सपेंड। ठीक है, व्हेन यू गिव हीट बॉडी एक्सपेंड, एंड व्हेन यू टेक हीट बॉडी कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज थ्रू या हीट ट्रांसफर, हीट दिया, वॉल्यूम, एरिया और लेंथ ऑफ अ मटेरियल also increases, and this thing is called thermal expansion. The kinetic energy of the molecule of the substance increase when a substance is heated. I already explained it कि जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको वो एक्सपेंशन देखने को मिला। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपेंशन। वन इज योर लीनियर, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो लीनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा याद रखना, देयर आर 3, अगर मैं बॉडीज को डिवाइड करूं तो देयर आर 3 काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ बॉडी। 1 डायमेंशन बॉडी, 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, तो 1D की अगर मैं बात करूं तो लेंथ, कोई भी चीज जो लंबी है, आपको कहोगे सर चौड़ी भी तो होगी अगर कुछ लंबी है, तो अभी उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के हिसाब से ज्यादा नहीं है, तो अभी उसकी लेंथ ही हम लेते हैं, ब्रेथ को कंसिडरेशन में नहीं लेते। ठीक है, तो जब इस पे आप हीट करोगे तो आप देखोगे ये बॉडी थोड़ी सी लंबी हो गई। वो जितनी भी लंबी थी उसमें थोड़ा सा आपको इजाफा देखने को मिलेगा, थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसे तो उसकी विड्थ में भी होगा, बट उसकी विड्थ में जो चेंज होगा वो इग्नोरेबल है, इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो बोलते हैं, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज हीटेड और कूल्ड ड्यू टू अ थर्मल एक्सपेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बताया, इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। जब उसकी लेंथ में चेंज आए तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखो, हर एक बॉडी का, हर एक मटेरियल का जो एक्सपेंशन है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो
कितना मतलब कैसा मटेरियल है, कितना आप उसे हीट देते हो उस पे वो कितना एक्सपेंड करता है। तो इसको यहाँ पे जो लीनियर वर्ड है उसे उसके हिसाब से बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट कैन बी चेंज पार्टिकल और वी कैन से सब्सटेंस टू सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, तो ये उसमें चेंज होता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ही बताएगा कि आपने कितनी हीट दी। ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम चेंज इन टेम्परेचर चाहिए कम हीट देनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट होता है आपका कोई बॉडी कितनी लंबी है, तो ओरिजिनल लेंथ। अभी हम मैं बात करूं लीनियर एक्सपेंशन की, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चेंज इन लेंथ की बात करूं तो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा एल। डेल्टा मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा, ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है अल्फा लेंथ इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से अल्फा को एक्सप्लेन करना मांगू तो डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा टी। अब ध्यान से एक चीज को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूं, मतलब फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू यूनिट ले लूं। यूनिट का मतलब होता है जब आप उसको 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी करते हो, और डेल्टा टी को मैं 1 यूनिट ले लूं। यूनिट का मतलब होता है 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज लाऊं और 1 केल्विन में चेंज लाऊं। तो उस वक्त देखो ये 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 आया तो मत लिखो, तो अल्फा न्यूमेरिकली डेल्टा एल के इक्वल हो जाता है। तो अगर मैंने क्वेश्चन में आपको बोला है कोई बॉडी जिसकी यूनिट लेंथ हो, लेंथ कितनी यूनिट लेंथ हो, और टेम्परेचर में चेंज लाया हूं 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाया हूं टेम्परेचर में, तो उस वक्त जितना भी वो एक्सपेंशन करेगा वही उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा। जितना एक्सपेंशन करेगा उसकी लेंथ में वही उसका लीनियर एक्सपेंशन भी होगा। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? अभी फिर से समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी को जब आप एक्सपेंड हीट देते हो तो बॉडी एक्सपेंड करते हैं बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो एक्सपेंशन दिखाता है चारों दिशाओं में। अब तीनों दिशाओं में, अब तीनों दिशाओं में यानी तीनों डायमेंशन में एक्सपेंशन दिखाता है। अभी हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर मतलब एक पतली सी डंडी मान लो, तो वो अभी से लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, यानी एक मार्कर समझ लो। अगर मैं इसे हीट करूं तो मैं मान के चलता हूं मुझे चौड़ाई में भी होगा, बट चौड़ाई इतनी छोटी होगी मैं इग्नोर कर सकता हूं, बट उसकी लेंथ में मुझे एकदम चेंज दिखेगा। तो मैं लेंथ के चेंज को बोलूं कि लेंथ कितनी चेंज आएगी, तो वो डिपेंड करेगा उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर बताएगा कितनी हीट आप उसे दोगे, और हर एक मटेरियल टू मटेरियल पे। तो एक्चुअल में फॉर्मूला अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो बोलते हैं डेल्टा एल किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, पहले ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं डेल्टा एल और किस चीज पे डिपेंड करता है, कई लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो डेल्टा एल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और डेल्टा टी। तो जब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तब एक साइन आता है अल्फा। ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये अल्फा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहां पर इस अल्फा का जो सिंबल है वो अल्फा बताता है लीनियर एक्सपेंशन को। किसको, लीनियर एक्सपेंशन को। अब लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ when change in temperature of when there is a change in temperature of change in 1 unit temperature. Okay. एक मिनट। Linear expansion, the coefficient of linear expansion is change in length of unit length when there is a change in temperature is 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Fine? Okay. अब बुक में किस तरीके से देखा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बुक वाले बोलते हैं ओके, यही है उनका भी। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन एल। ये फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ को इसको बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, तो पर डिग्री अपॉन में ही है, तो ये फ्रैक्शनल चेंज है। डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोला उन्होंने, फ्रैक्शनल चेंज। तो बुक वाले कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो भी सही है आप समझ सकते हो।
तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट में देखो ये मीटर ये कट जाएगा पर केल्विन। तो हमेशा याद रखना इसकी ऐसा यूनिट, किसकी, लीनियर कोएफिशिएंट की ऐसा यूनिट पर केल्विन होती है। हर एक की जब हम बात करेंगे तो वो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है, चेंज दोनों में सेम होता है। तो क्योंकि ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है तो पर केल्विन लिखो, ज्यादा एक्यूरेट रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, सो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन व्हेन यू गिव हीट to any when you give heat to a substance and it expand lengthwise, area wise or volumetric, that expansion due to the change of heat is known as thermal expansion. Next is what explain linear expansion, when you when a body have a certain length and you give heat to the body and body expand linearly, that expansion is called linear expansion. तो आप उसका फॉर्मूला देके बता सकते हो। After that, what is the coefficient of linear expansion? Linear expansion is the fractional change of length per unit degree Celsius, or you can say मैंने देखो रटवाया नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है। तो अल्फा linear coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion is the change in length of unit length when change in temperature is 1 degree Celsius or a unit temperature हाँ, ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज बुक में आपका एरियल दे रखा है, बट कोई नहीं, मैं पहले सुपरफिशियल बताऊंगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है एरियल। तो एरियल में क्या हो जाता है बच्चों? एरियल में 2 डायमेंशन आ जाता है, यानी यू हैव सर्टेन लेंथ एंड यू हैव सर्टेन ब्रेथ। अब ध्यान से इस चीज को समझना, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन या बोले एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन नाम से बता रहा है कि यू हैव सर्टेन एरिया और उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि लेंथ के पास एक ही डायमेंशन थी, लेंथ, यहां पे ब्रेथ है, तो 2 डायमेंशन है, यानी एक इधर भी एक्सपेंशन होगा, एक यहां भी एक्सपेंशन होगा। सो अगर मैं बोलूं लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था, तो यहाँ बीटा कैसे निकल, यहां पे देखो क्या होता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा। इसी में चेंज कर देता हूं कि जो चेंज इन एरिया है वो उसके ओरिजिनल एरिया पे डिपेंड करेगा, चेंज इन एरिया डिपेंड करेगा उसके चेंज इन टेम्परेचर पे। तो चेंज इन एरिया डिपेंड कर रहा है एल पे, एरिया पे, और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो चेंज इन एरिया जब हटता है तो यहाँ पे बीटा आता है, ये बीटा है। क्या बीटा का इसको बोलते हैं, बीटा को बोलते हैं सुपरफिशियल लीनियर सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन या फिर एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एक ही बात है। अब ये जो बीटा है, इस बीटा ये ट्वाइस ऑफ अल्फा भी होता है, ये भी याद रखिएगा, बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। अब यहां पे अगर आ जाते हैं तो एरियल क्या है, एरियल इज दिस, ठीक है। तो यहां पे बीटा का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आपसे सिंपल है, तो आप इसे वही तरीके से डिफाइन कर सकते हो जैसे अभी आपने करा। आप बोल सकते हो सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन इज फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट टेम्परेचर, या फिर आप इसे बोल सकते हो, मैंने यहाँ यूनिट लेंथ लिखा तो यहाँ पे एरिया कर लो, तो यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया और चेंज इन तो है ही, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे आप इसे भी इसी तरीके से डिफाइन करते हो, बीटा है, ये बी में थोड़ी सी पूंछ निकालनी है, तो ये ग्रीक सिंबल है, बीटा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज बीटा, बीटा यानी सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन इज change in area of unit area of cross section when change in temperature is 1 degree Celsius or 1 Kelvin। तो उस वक्त पे जितना भी एरिया में चेंज आएगा वो क्या होगा, वही उसका सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन होगा। अब ये तो आया चेंज इन एरिया, कई बार पूछते फाइनल एरिया बताओ, तो भैया कुछ नहीं करना, ओरिजिनल एरिया मान लो, अगर आपने ए मान रखा है तो फाइनल एरिया, तो मैं से A1 से बता रहा हूं, तो A प्लस चेंज इन एरिया, ये चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया क्या है, चेंज इन एरिया और कुछ नहीं, ए प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी है। अब चाहो तो ए कॉमन ले लो, तो आप वैसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो।
तो ये आपका आंसर निकल के आता है चेंज। ये फाइनल एरिया है, ये इनिशियल एरिया है, तो इनिशियल एरिया में चेंज इन एरिया तो जोड़ोगे, इनको आप बता देना। तो ये दिस इज फाइनल एरिया, दिस इज इनिशियल एरिया, दिस इज इनिशियल एरिया, दिस इज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो उम्मीद करता हूँ वॉल्यूमेट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक में और कुछ नहीं होता, 3 तरीके का होता था। ये डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वी हो जाएगा, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और डेल्टा टी। जब ये हटेगा तो यहाँ पे गामा आएगा, गामा का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मैं वॉल्यूमेट्रिक वाला वहां कर देता हूं, ओके। सो अब मैं गामा वाला कर देता हूं। तो गामा वाला 3 डायमेंशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही वाली चीज करोगे, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इज व्हाट, गामा वी डेल्टा टी, इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे गामा जो होता है वो थ्राइस ऑफ अल्फा हो जाता है। अभी इनके रिलेशन की बात भी करूंगा, तो पहले ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको लिख दिया है। इसके बाद अगर आप गामा की वैल्यू बात करो, ये चेंज इन वॉल्यूम, तो इसमें जब वॉल्यूम की बात करोगे तो V इक्वल्स टू V, ये फाइनल वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, तो V1 इक्वल्स टू V प्लस गामा V डेल्टा टी, ठीक है। अब गामा की अगर डेफिनेशन की बात करो तो वो ये हो जाएगा डेल्टा V बाय V डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। टी भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। हाँ, अब अल्फा के बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा है, गामा थ्राइस ऑफ अल्फा है। अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन, बीटा और गामा में कोई रिलेशन नहीं है, बट हम इस रिलेशन को बना सकते हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो बीटा अपॉन 2 हो जाएगी वो। अब इसको यहां रख दूं तो अल्फा इज 3 अल्फा था, तो ये बीटा की वैल्यू यहां से डाल दो, तो 3 अल्फा की वैल्यू है बीटा अपॉन 2, तो एक रिलेशन आ जाता है गामा, यानी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन और आपका सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन के बीच में, ठीक है। ओके 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 ओके। सो कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस किस किस में होगा, तो सबसे ज्यादा आप समझ सकते हो बाइंडिंग एनर्जी सॉलिड में ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे कम एक्सपेंशन सॉलिड में देखने को मिलता है। गैस में बहुत वास्ट एक्सपेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कुछ होती नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाइंडिंग एनर्जी थर्मल एक्सपेंशन के डायरेक्ट उसके फेवर में काम करती है, उसके अगेंस्ट में काम करती है, तो आपको पता चल रहा होगा उसके अगेंस्ट में काम करती है, उसके फेवर में काम नहीं करती है। ओके, व्हाट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो आपको पता चल गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। जब किसी बॉडी को आप हीट करते हो तो 3 डायमेंशन एक्सपेंशन दिखा रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में, तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन पर यूनिट डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मैं बता चुका हूँ चेंज इन एरिया जब होता है तो दैट इज सुपरफिशियल। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ किस में होता है। इसमें एक वर्ड यूज होता है एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर। एनॉमलस वर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब। क्या वर्ड का मतलब होता है? अजीबो गरीब। तो एनॉमलस नेचर क्यों बोलते हैं वाटर का? क्योंकि अभी तक जैसे आपने समझा कि कोई बॉडी को जब हीट करते हो तो वो एक्सपेंशन दिखाता है, और किसी बॉडी से अगर हीट ले लेते हो तो क्या दिखाता है? वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाटर के केस में उसमें एयर डिसॉल्व होती है। तो जैसे आप वाटर को सॉलिडिफाई करते हो, यानी उसमें से हीट निकालना चालू करते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जो एक्सपेंड होकर दूर चले गए थे वो पास आना शुरू होते हैं। जब वो पास आते हैं तो उनके बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है, और इस बाइंडिंग में कहीं ना कहीं एयर जो उसमें डिसॉल्व थी वो ट्रैप हो जाती है। अब आपके मॉलिक्यूल चाहते हैं पास आना, बट एयर जो उसमें डिसॉल्व थी, यानी उसके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में पहले अपने आप को काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा था। क्योंकि अब वो स्पेस कम हो गया, वो अनकंफर्टेबल हो गई है, तो वो पुश करती है बाहर निकलने के लिए। बट क्योंकि इतना टेम्परेचर कम हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि वो अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए। तो क्या होगा? हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यानी उसकी हीट एनर्जी ले रहे हैं कि वो अलग हो जाए, बट एयर को तो अपनी जगह चाहिए, वो जितना डिसॉल्व थी। तो हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा नेचर क्या है? हम क्या सोच रहे हैं?
कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंट एयर इनसाइड इट वो उसको धक्का मारती है और उसका वॉल्यूम कम होने की जगह उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर, कि वॉल्यूम कम होने की जगह वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और इस नेचर को हम कहते हैं एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि 4 डिग्री, और ये जब चीज होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, कौन सा टेम्परेचर होता है, ये भी अच्छा है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज होना स्टार्ट होती है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वो होता है तो जितना कम वो हो सकता था हो गया। यानी मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी अमाउंट की कोई भी वॉल्यूम मास दे दूं, उसकी मिनिमम वॉल्यूम कब होगी, 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी हाई मिनिमम वॉल्यूम है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मिनिमम वॉल्यूम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो 4 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस की वॉल्यूम सबसे मिनिमम होती है, क्योंकि इसके बाद जब आप जाओगे टेम्परेचर को लो करने के लिए तो आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि एक्सपेंशन दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं एनॉमलस नेचर ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट है एयर मैट्रेस। एयर मैट्रेस को कभी भी नॉट इन्फ्लेटेड इन एन एयर कंडीशनर रूम, ठीक है, एयर कंडीशन इफ इन्फ्लेटेड इन अ कूल रूम। अगर आप किसी भी ठंडे कमरे में आप किसी को भरते हो, उसमें हवा भरते हो, उसको क्योंकि वो ठंडा है तो आप उसमें ज़्यादा हवा भर दोगे, बट जैसे ही आप उसे एक अच्छे खासे कमरे में लेके आओगे जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स अपने नॉर्मल स्टेट में आएंगे और उसके लिए उनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। जब उनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगी तो क्या होगा, वो फट जाएंगे। ठीक है, तो एयर मैट्रेस को जब आप भरते हो, उसमें हवा भरते हो और एयर कंडीशनर रूम में भर के आप नॉर्मल रूम में लाते हो, तो वो एक्सपेंड करते हैं और एक्सप्लोड भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। जारलेट, कभी कभार जारलेट फंस जाते हैं, तो मैंने घर पे भी करा है। आप उसे गर्म पानी में उल्टा करके रख दीजिए, या थोड़ा सा जैम के साथ ये करना होता है, तो वो ढक्कन अपने आप खुल जाता है। ठीक है, ओके। पावर लाइंस, जो पावर लाइन के तार होते हैं, गर्मियों में ये देखोगे लूज हो जाते हैं, इसलिए जब वो गर्मियों में बांधते हैं तो उन्हें टाइट नहीं बांधते, क्यों, थोड़ा लूज बांधते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट हो गया। और जब वो सर्दियों में उन तारों को बांधते हैं तो सर्दियों में खींच के बांधते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सर्दियों में लूज बांध दिए तो गर्मियों में तो और लूज होंगे, क्योंकि वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मरकरी इन अ थर्मोमीटर, एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट्स। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स में हल्का सा गैप होता है, क्यों, क्योंकि अगर कभी एक्सपेंशन हुआ तो वो उस गैप को फिल कर दे। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट्स होता है मरकरी, इसलिए पहले के पुल्स में दोनों तरफ जब जॉइंट्स होते थे, अब वो नहीं होते, अब व्हील्स लगाते हैं, जिससे वो अगर कोई एक्सपेंशन भी हो तो हल्का फुल्का मूव कर ले। मरकरी इनमें थर्मोमीटर वो इसी प्रिंसिपल बेस है कि मरकरी जब हीट अप होती है उसमें वो एकदम इनिशियली एक्सपेंशन दिखाती है। तो वाई, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ तो उसका उससे थोड़ा सा हीट मिलता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो जब थोड़ी सी हीट मिलती है वो फटाक से अपना एक्सपेंशन शो करती है। ठीक है, बाय मेटालिक स्ट्रिप ऑफ अ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में एक प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पे 2 बाय मेटालिक स्ट्रिप बताता हूँ, 2 मेटल की स्ट्रिप होती है, तो 2 मेटल को जब आप एक साथ हीट करोगे तो एक साथ हीट होने की वजह से, क्योंकि इन दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग है, तो वो सीधी ना बढ़ के, बल्कि जो ज़्यादा, जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई एक बॉडी जिसपे जो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो वो ऐसे ओवरलैप, जो जैसे मान लो ये वाली बॉडी कम एक्सपेंड करेगी और ये वाली ज़्यादा करेगी, तो ये से ऐसे दबा देती है। तो मान लो अगर ये ऐसे उठ के जॉइंट को कंप्लीट करना था, क्योंकि हीट हो रही है तो ऐसे बैंड हो जाती है, ये प्रिंसिप। और मान लो यहाँ पे सर्किट था, ये यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से सर्किट था ऐसा, तो बाय मेटालिक स्ट्रिप जब जॉइंट होगी तो ये हल्की मुड़ जाएगी, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये बहुत जगह पे होता है, ऑटो ट्रिप जिसे कहते हैं, हीटर्स में यूज होता है, आपके आयरन में यूज होता है, प्रेस जिसे कहते हो उसमें यूज होता है, आपके फ्रीजर में यूज होता है। ये थर्मोस्टेट उसी को होता है जहाँ टेम्परेचर को हम स्टेट करते हैं और नापते हैं, वहां पे हम ये से ही यूज करते हैं। क्लियर है। और फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन अ वुडन व्हील। आयरन व्हील
मतलब जो वुड का व्हील होता है उस पर आयरन बार कैसे लगाते हैं, क्योंकि आयरन बार और वुड का व्हील, वुड का जो गोला होता है और आयरन का बार जो होता है वो सेम साइज के होते हैं। तो क्या करते हैं, पहले आयरन का जो रिम होता है उसको गर्म करते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है, और उसको फिर उसमें वुडन पे लगाते हैं और फिर उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो एक कॉन्टैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वुडन को एक अच्छी स्ट्रेंथ और वर्सेटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कर सकते हो, और कल मैं आप लोगों के लाइव क्लास लेके आऊँगा, सो बी रेडी विथ योर लाइव क्लासेस। अगर अच्छा लगा काम मेरा तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ जिसमें डेली अपडेट मैं डालता रहूँगा, उसको भी चैनल को फॉलो करो, उसके सब्सक्राइबर्स बन जाओ। एंड येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसकी भी आईडी डाल दूंगा, एंड यू कैन DM मी over there. God bless you. Take care. Bye bye. See you. And don't forget to study hard.